Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मैक्सिमल आइडियल्स, विच इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ आइडियल। मैक्सिमल आइडियल या उच्चिष्ट गुणजावली की डेफिनेशन देखते हैं। An ideal M of a ring R will be called a maximal ideal if two conditions are satisfied. पहली कंडीशन है M is not equal to R. M is not equal to the whole of ring R. और दूसरी कंडीशन है कि if I is an ideal of R such that M is a subset of I and I is a subset of R. तो ये तभी पॉसिबल है if either I is equal to R or I is equal to M. This means no ideal properly contained in R properly contains M. क्योंकि अगर M is a subset of I is subset of R है तो या तो I is equal to R होना चाहिए या I is equal to M होना चाहिए। मैक्सिमल आइडियल का एग्जाम्पल देखते हैं। ये आइडियल देखिए 5z, इसमें z के सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये आपका सेट बना। हम देख चुके हैं कि दिस इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 5। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ z। अगर हम आइडियल 6z लेते हैं, दैट इज़ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6, दिस इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 6, लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगी क्योंकि अगर आप आइडियल कंसिडर करते हैं 3z, दिस इज द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, दिस इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 3, तो ये आइडियल जनरेटेड बाय 6 इज अ सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय 3 एंड आइडियल जनरेटेड बाय 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस रिंग z ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें न तो I इज इक्वल टू R और न I इज इक्वल टू M वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि न तो ये आइडियल जनरेटेड बाय 6 आइडियल जनरेटेड बाय 3 के बराबर है और न ही आइडियल जनरेटेड बाय 3 आपका Z के बराबर है, इसलिए दिस इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। हम एक्चुअली प्रूव करेंगे कि अगर आइडियल प्राइम नंबर से जनरेट हो रही है, जैसा कि यहाँ था 5 प्राइम नंबर था, 5 से जनरेट होने वाली आइडियल ये मैक्सिमल आइडियल बनेगी। और प्राइम नंबर अगर नहीं है, जैसा कि यहाँ 6z हमने लिया था, 6 प्राइम नंबर नहीं है तो ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगी। अब हम क्राइटेरिया या वो प्रतिबंध निकालेंगे जिनके अंतर्गत आपके इंटीजर्स की जो रिंग होती है z प्लस डॉट, उसकी कोई भी आइडियल मैक्सिमल या उच्चिष्ट हो। तो थ्योरम है एन आइडियल आई ऑफ द रिंग z ऑफ इंटीजर्स इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ आई इज जनरेटेड बाय सम प्राइम इंटीजर। तो यहाँ क्योंकि इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, आपको टू वे इम्प्लीकेशन प्रूव करना पड़ेगा कि अगर p प्राइम है तो उससे जनरेट होने वाली आइडियल मैक्सिमल होनी चाहिए और अगर आइडियल मैक्सिमल है तो इट विल बी जनरेटेड बाय प्राइम इंटीजर। तो प्रूफ देखते हैं। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आप रिंग z प्लस डॉट ऑफ इंटीजर्स लीजिए, उसकी हर आइडियल एवरी आइडियल ऑफ द रिंग z प्लस डॉट ऑफ इंटीजर्स ये प्रिंसिपल आइडियल होती है, दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट से जनरेट होती है। तो आइडियल हमने ले ये आइडियल लिए I, दिस इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट P, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू PZ। ये हमने ले लिए एनी आइडियल ऑफ R। अब P और माइनस P Z की सेम आइडियल को जनरेट करते हैं, इसलिए जो हमने यहाँ पर आइडियल ली है जनरेटेड बाय P, इसमें हम p को पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि आप चाहे पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, दोनों ही सेम आइडियल को जनरेट करते हैं।
अब थ्योरम में क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम मान रहे हैं कि P प्राइम है। तो फर्स्ट हम सपोज कर रहे हैं P इज़ प्राइम, और P को प्राइम मानते हुए हम प्रूव करेंगे कि I मैक्सिमल आइडियल है। अब मैक्सिमल प्रूव करने के लिए हमने S ले ली है, एन आइडियल ऑफ Z, जो कि I और Z के बीच में आ रही है। दैट मीन्स I इज़ अ सबसेट ऑफ S एंड S इज़ अ सबसेट ऑफ Z। तो I को मैक्सिमल शो करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा या तो I इज़ इक्वल टू S है या S इज़ इक्वल टू Z है। अब देखिए S हमने ली है आइडियल ऑफ Z, और हम जानते हैं कि Z की हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होती है, इसलिए S विल ऑल्सो बी ए प्रिंसिपल आइडियल। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए S इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय Q। अब यहाँ पर हमें दे रखा है I इज़ अ सबसेट ऑफ S, I इज़ अ सबसेट ऑफ S। तो I इज़ अ सबसेट ऑफ S, दिस विल इम्प्लाई I हमने मान रखा था दिस इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय P, तो ये I की जगह P लिख दिया। दिस इज अ सबसेट ऑफ S एंड S इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय Q, जैसा कि हमने यहाँ माना था। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय Q है, तो इसके एलिमेंट्स होंगे ऑफ द टाइप Q मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट्स ऑफ द रिंग Z। तो ये हो गया QX सच दैट X बिलोंग्स टू Z। अब देखिए P इज़ अ सबसेट ऑफ Q एंड Q का हर एलिमेंट इस टाइप का है। P भी हमारी इस आइडियल का एलिमेंट है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ Q, तो दैट मीन्स P भी इन्हीं एलिमेंट्स में से एक होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं P विल बी ऑफ द टाइप Q इंटू N, वेयर N इज़ एन एलिमेंट ऑफ Z, क्योंकि यहाँ से इस टाइप का एलिमेंट आया है। अब देखिए P इज़ इक्वल टू QN आया है, लेकिन P प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। तो अगर हम कह रहे हैं कि P इज़ इक्वल टू QN, तो ये Q एंड N हमने P के फैक्टर्स बनाए हैं। अब प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या वो खुद। तो या तो ये जो फैक्टर्स आए हैं Q एंड N, इसमें से या तो Q होना चाहिए प्लस माइनस 1 या N शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। इनमें से एक फैक्टर डेफिनेटली प्लस या माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए अगर Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाता है, तो S यहाँ पर थी आइडियल जनरेटेड बाय Q, S वॉज आइडियल जनरेटेड बाय Q। अगर Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाता है, तो 1 से जनरेट होने वाली आइडियल इज़ द होल ऑफ Z। तो उस केस में Q विल बी इक्वल टू Z। इफ़ Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, आइडियल जनरेटेड बाय प्लस और माइनस 1 विल बी इक्वल टू Z, और S था Q के बराबर, तो आपके पास आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू S एंड दिस विल बी इक्वल टू Z। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि N कैन बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो अगर N इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाता है, तो आप यहाँ N की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, P हो जाएगा इक्वल टू प्लस और माइनस Q। अब P अगर इक्वल टू प्लस और माइनस Q हो गया, तो आइडियल जनरेटेड बाय P विल बी द सेम एज आइडियल जनरेटेड बाय Q। आइडियल जनरेटेड बाय P को हम कह रहे थे I, एंड आइडियल जनरेटेड बाय Q को हमने ले रखा था S। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा I इज़ इक्वल टू S। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, अगर Q इज़ इक्वल टू Z होता है तो S इज़ इक्वल टू Z, एंड अगर P इज़ इक्वल टू Q होता है तो I इज़ इक्वल टू S। तो आइदर S इज़ इक्वल टू Z और I इज़ इक्वल टू S। ये मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन आ गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि I इज़ अ मैक्सिमल आइडियल।
तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ कि जब P प्राइम है तो I विल बी अ मैक्सिमल आइडियल। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे। तो कन्वर्स या विलोम प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि I विच इज़ अ आइडियल जनरेटेड बाय P ये मैक्सिमल आइडियल है। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो P प्राइम होना चाहिए। अब प्रूफ हम करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए आपको P को प्राइम प्रूव करना है। उसका उल्टा हम सपोज कर लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल P इज़ नॉट प्राइम। यदि संभव हो तो मान लीजिए P प्राइम नहीं है। अब अगर P प्राइम नहीं है तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। P को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं m इंटू n। प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। ये प्राइम नहीं है तो इसके ये जो फैक्टर्स आए हैं m एंड n, इनमें से हर एक फैक्टर 1 से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, और p से स्ट्रिक्टली छोटा होगा। तो 1 इज़ लेस देन m कैन बी लेस देन और इक्वल टू m, लेकिन बोथ m एंड n आर स्ट्रिक्टली लेस देन p। अब देखिए P इज़ इक्वल टू mn है, इसलिए आइडियल जनरेटेड बाय P विल बी अ सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय m एंड विच इज़ अगेन अ सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय z। तो यहाँ पर देखिए आइडियल जनरेटेड बाय P को हम I मान रहे हैं, तो ये हमने लिख दिया इसकी जगह I इज़ अ सबसेट ऑफ m एंड m इज़ अ सबसेट ऑफ z। अब यहाँ पर न तो I इज़ इक्वल टू m है और न ही m इज़ इक्वल टू z है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आइडियल m है दिस प्रॉपरली कंटेन्स I एंड इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन z, क्योंकि न तो ये I के बराबर है न ये z के बराबर है। अब अगर I मैक्सिमल होती तो इनमें से एक कंडीशन आपको मिलनी चाहिए, या तो I इज़ इक्वल टू m आता या m इज़ इक्वल टू z आता। दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। इट मीन्स I इज़ नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट I इज़ अ मैक्सिमल आइडियल। अब आप देखिए कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या मानने से आया है। यहाँ हमने माना था कि लेट इफ पॉसिबल P इज़ नॉट प्राइम, तो P को प्राइम नहीं मानते हैं, ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि ट्रू नहीं है। इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया था वो गलत है एंड P मस्ट बी प्राइम। तो ये आपका कन्वर्स पार्ट का प्रूफ हुआ कि अगर I इज़ अ मैक्सिमल आइडियल एंड I इज़ एन आइडियल जनरेटेड बाय P, then P must be prime। अब अगली थ्योरम पे आते हैं। अगली थ्योरम में I ले रखी है आइडियल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब दिस इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ कोशेंट रिंग R बाय I इज अ फील्ड। तो हमको प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी की आइडियल मैक्सिमल होती है if and only if the quotient ring R by I is a field। थ्योरम में क्योंकि if and only if लगा हुआ है तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम सपोज कर लेते हैं, सपोज I is a मैक्सिमल आइडियल, और I को मैक्सिमल मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर I मैक्सिमल है देन R by I is a field। अब देखिए हमें दे रखा है कि R is a commutative ring with unity, और हम जानते हैं कि अगर R कम्यूटेटिव हो तो R बाय आई भी कम्यूटेटिव होती है, R विथ यूनिटी हो तो R बाय आई भी विथ यूनिटी होती है, इसलिए R बाय आई दिस कोशेंट रिंग विल ऑल्सो बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब ज़ीरो एलिमेंट R बाय आई का विल बी अ कोसेट दैट इज़ I प्लस ज़ीरो, जिसको हम I सिंपली I भी लिख सकते हैं, and unity element of R by I will be I plus 1, where 1 is the multiplicative identity or unity of R।
हमें थ्योरम में प्रूव करना है कि R बाय आई इज़ अ फील्ड। तो फील्ड की 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इट शुड बी कम्यूटेटिव, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, और हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी वापस इसी में होना चाहिए। तो अब 2 कंडीशंस तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्योंकि R बाय आई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी यहाँ ऑलरेडी है। तो R बाय आई को फील्ड प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही है कि वी नीड टू शो दैट इसका कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लें आप R बाय आई का, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वापस R बाय आई में ही होगा। तो ये हमने कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया R बाय आई का। अब इसे हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट कह रहे हैं, तो R बाय आई का ज़ीरो ये है i प्लस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू i। तो जब हमने कहा कि i प्लस ए इज़ नॉन ज़ीरो, इट मीन्स i प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू द ज़ीरो ऑफ R बाय आई विच इज़ इक्वल टू i। अब कोसेट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि i प्लस ए इज़ इक्वल टू i होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ a बिलोंग्स टू i। यहाँ पर i प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू i है, इसलिए दिस मीन्स a डज नॉट बिलोंग टू i। अब a से प्रिंसिपल आइडियल जनरेट करवा रहे हैं, तो लेट दिस a बी द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय a। अब हमने थ्योरम की थी कि सम ऑफ टू आइडियल्स i1 प्लस i2 इज अगेन एन आइडियल विच कंटेन्स बोथ i1 एंड i2, उसको हम यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल, तो यहाँ हमने सम ऑफ टू आइडियल्स किया है। पहली आइडियल i, दूसरी आइडियल ये प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। सम ऑफ टू आइडियल्स है, इसलिए इट विल बी एन आइडियल ऑफ R। इट कंटेन्स बोथ द आइडियल्स, इसलिए I will be a subset of I plus A. This is an ideal containing both I and this principal ideal, इसलिए हम कह सकते हैं I is a subset of I plus A, और हर आइडियल R में कंटेन्ड होती है, so this will be a subset of R। अब I हमें दे रखी है मैक्सिमल आइडियल, इसलिए इस टाइप की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन से या तो I प्लस ए शुड बी इक्वल टू I और I प्लस ए शुड बी इक्वल टू R। लेकिन यहाँ हमने देखा था कि क्योंकि A इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ I प्लस ए इज़ नॉट इक्वल टू I, तो मैक्सिमल आइडियल के रिलेशन में 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। या तो I प्लस ए I के बराबर होता, जो कि इस केस में नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी अपने पास बच जाती है कि I प्लस ए शुड बी इक्वल टू R। तो क्योंकि I इज़ अ मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन से अपने पास आ गया दिस I प्लस ए शुड बी इक्वल टू R। अब देखिए R हमें दे रखा है कि R इज़ अ रिंग विथ यूनिटी, तो इसकी यूनिटी 1 मान लेते हैं। 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ R, और R अभी जस्ट हमने देखा था दिस इज़ इक्वल टू I प्लस ए। तो 1 अगर R में है, R I प्लस ए के बराबर है, इसलिए 1 विल ऑल्सो बिलोंग टू दिस I प्लस ए। अब 1 अगर I प्लस ए में चला गया तो 1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट I में से आएगा और दूसरा एलिमेंट इस प्रिंसिपल आइडियल में से आएगा। तो यहाँ हमने 1 को लिखा है एज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स। ये पहला एलिमेंट B I का एलिमेंट होगा, B बिलोंग्स टू I, और ये जो दूसरा एलिमेंट है RA, दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय A उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इसके एलिमेंट्स होते हैं R इंटू A, वेयर R इज एनी एलिमेंट ऑफ द रिंग कैपिटल R। तो इसका अगर कोई एलिमेंट लेते हैं इट विल बी ऑफ द टाइप RA। तो ये हमने प्रिंसिपल आइडियल का एलिमेंट लिया है RA। अब इस RA को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यू गेट 1 माइनस RA इज इक्वल टू B, और B I का एलिमेंट था, तो 1 माइनस RA क्योंकि B के बराबर आ गया है, इसलिए 1 माइनस RA विल बिलोंग टू I। अब 1 माइनस RA I में आ चुका है। अब हम कोसेट्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे
आई प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस बी होता है इफ़ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई टाइप की कंडीशन यहाँ आ गई है, तो आप कोसेट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करिए। आई प्लस फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू आई प्लस सेकेंड एलिमेंट आर ए। तो ये इस कोसेट्स की प्रॉपर्टी को हमने इस पे अप्लाई किया, तो आपके पास ये नेक्स्ट कंडीशन आ गई। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को तो हम आई प्लस वन ही रख रहे हैं, राइट हैंड साइड को दो कोसेट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। आई प्लस आर ए को लिखा हुआ है आई प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए। अब यहाँ देखिए आई प्लस आर को आई प्लस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मिल रही है यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ आर बाय आई। दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तभी आती है जब ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों। इसका मतलब आई प्लस ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा आई प्लस आर, इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है आई प्लस ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिस इज इक्वल टू आई प्लस आर, और स्मॉल आर क्योंकि कैपिटल आर का एलिमेंट था, दिस इज अ कोसेट, दिस विल बिलोंग टू आर बाय आई। अब हमें आई प्लस ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर बाय आई में मिल गया है, और आई प्लस ए क्या था, आई प्लस ए हमने लिया था एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर बाय आई। तो यहाँ हमने शो कर दिया है कि आई प्लस अगर आप कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेते हैं आर बाई आई का, जो कि हमने आई प्लस ए लिया था, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी वापस आर बाय आई में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए ये फील्ड की तीसरी कंडीशन आ गई कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर बाय आई हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर बाय आई इटसेल्फ। तो आर बाय आई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो ऑलरेडी थी, अब इसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आ गया है, तो अब हम कह सकते हैं कि आर बाय आई इज़ अ फील्ड। तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि आई अगर मैक्सिमल आइडियल है तो आर बाय आई इज़ अ फील्ड। अब हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्स पार्ट के लिए हमने मान लिया है कि सपोज आर बाय आई इज़ अ फील्ड, और इसको फील्ड मानते हुए आपको प्रूव करना है कि आई इज़ मैक्सिमल। अब आई को मैक्सिमल प्रूव करने के लिए हमने आई डैश ले लिए एन आइडियल ऑफ आर satisfying this condition I is a subset of I dash and I dash is a subset of R। अब देखिए I dash के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो I dash will be equal to I या I dash will not be equal to I। अगर I dash equal to I हो जाती है तो मैक्सिमल आइडियल की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल के लिए दो में से एक बात होनी चाहिए, या तो आई डैश इज इक्वल टू आई हो या आई डैश इज इक्वल टू आर हो। तो अगर आई डैश इज इक्वल टू आई है तो मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि सपोज आई इज नॉट इक्वल टू आई डैश। अब आई इज नॉट इक्वल टू आई डैश है, अगर आई डैश इज नॉट इक्वल टू आई है तो आई को मैक्सिमल शो करने के लिए आपको दूसरी कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी कि आई डैश शुड बी इक्वल टू आर। तो टू प्रूव दैट आई इज मैक्सिमल वी मस्ट शो दैट आई डैश इज इक्वल टू आर, और यहाँ हमने माना हुआ है कि आई इज नॉट इक्वल टू आई डैश। अब देखिए दो सेट्स आई डैश एंड आर को इक्वल प्रूव करना है। दो सेट्स बराबर तभी होते हैं जब ये इसका सबसेट हो एंड आर इसका सबसेट हो। तो दो सेट्स को इक्वल शो करने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट आपको बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ आई डैश। उसके लिए आर का कोई भी एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि इट ऑलवेज बिलोंग्स टू आई डैश। तो ये हमने ले लिया एक्स आर का कोई भी एलिमेंट। अब देखिए
x के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये i में होगा या नहीं होगा। अब x अगर i में हो जाता है तो वो i डैश में भी होगा, क्योंकि i इज़ अ सबसेट ऑफ i डैश। तो x अगर i में है वो अपने से बड़े सेट i डैश में डेफिनेटली होगा। तो यहाँ x हमने r में लिया था और वो शो कर दिया है कि इट बिलोंग्स टू i डैश। ये तब शो हुआ है when x belongs to i। तो when x belongs to i, x also belongs to i dash। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x does not belong to i। इस केस में भी आपको शो करना पड़ेगा कि x i में नहीं भी है तो भी it belongs to i dash। अब देखिए x not belonging to i लिया है तो i plus x will not be equal to i। यहाँ हम कोसेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि i plus x is equal to i होता है if and only if x belongs to i। तो यहाँ क्योंकि x does not belong to i है, इसलिए i plus x will not be equal to i। अब ये जो i था, this was the zero element of r by i। तो जब हम कह रहे हैं कि i plus x is not equal to i, it means I plus x is a non-zero element of r by i। अब once again आप देखिए हमें दे रखा है कि i is a subset of i dash and साथ में दे रखा है i is not equal to i dash, मतलब i is a proper subset of i dash। अगर ये इक्वल होते तो दोनों में एलिमेंट्स भी सेम होते। अब i dash i को प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स i डैश में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे i से। दैट मीन्स i डैश में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं जो सिर्फ i डैश में ही हो, i में नहीं हो। उस टाइप का एक एलिमेंट हमने ले लिया y। तो देयर एग्जिस्ट्स y बिलोंगिंग टू i डैश सच दैट y डज नॉट बिलोंग टू i। अब वंस अगेन आप देखिए y डज नॉट बिलोंग टू i है, इसलिए कोसेट की प्रॉपर्टी से i plus y will not be equal to i which is the zero of r by i। इसलिए i plus y भी हो गया नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ r by i। अब r by i को हमने सपोज कर रखा है इट इज़ अ फील्ड, और फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स वापस फील्ड में ही एग्जिस्ट करता है। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। तो अब आप देखिए इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। सिंस r by i इज़ अ फील्ड, हम एक i plus z बिलोंगिंग टू r by i इस टाइप से निकाल सकते हैं सच दैट i plus y इंटू i plus z करें तो आपके पास i plus x आ जाए। अब ये इस प्रूफ का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप देखिए ये किस तरह से निकल रहा है। i plus y को i plus z से मल्टीप्लाई करने पे i plus x आ रहा है। दैट मीन्स आपको i plus z को लेना पड़ेगा इक्वल टू i plus y इनवर्स इंटू i plus x। ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट था, फील्ड की प्रॉपर्टी से इसका इनवर्स भी r by i में ही एग्जिस्ट करेगा। तो उस इनवर्स को हम यूज़ कर रहे हैं i plus y इनवर्स इंटू i plus x। अब इसको आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे i plus z की जगह, तो i plus y एंड i plus y इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और i plus x आपके पास रह जाएगा। तो ये आपके राइट हैंड साइड i plus x के बराबर होगा। तो इस पॉइंट को आपको नोट करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रूफ। अब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों कोसेट्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया i plus yz, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड i plus x। अब कोसेट की आप प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए कि i plus a इज इक्वल टू i plus b होता है इफ़ एंड ओनली इफ a माइनस b बिलोंग्स टू i। तो ये i plus a इज इक्वल टू i plus b टाइप की कंडीशन है। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स yz माइनस x बिलोंग्स टू i। अब yz माइनस x i में आ गया है और i इज़ अ सबसेट ऑफ i डैश। तो अगर ये एलिमेंट i में है दिस विल ऑल्सो बिलोंग टू i डैश, क्योंकि i का हर एलिमेंट i डैश में प्रेजेंट है।
तो वाई जेड माइनस एक्स आ गया आई डैश में। अब y आई डैश में है, z रिंग का एलिमेंट है, आई डैश आइडियल है, तो आइडियल की प्रॉपर्टी होती है कि आइडियल के किसी भी एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट वापस आइडियल में जाता है, इसलिए वाई जेड आ गया आई डैश में बिकॉज आई डैश इज एन आइडियल। तो हमने आइडियल की प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब देखिए वाई जेड बिलोंग्स टू आई डैश आ गया है, वाई जेड माइनस एक्स आई डैश में ऑलरेडी था, यहाँ हमने देखा था वाई जेड माइनस एक्स ऑलरेडी आई डैश में था। आई डैश आइडियल है तो आइडियल की फर्स्ट कंडीशन लगाइए कि अगर दो एलिमेंट्स आइडियल में हैं उनका डिफरेंस वापस आइडियल में ही होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस लेंगे तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट एक्स बिलोंग्स टू आई डैश। तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, हमने x लिया था एनी एलिमेंट ऑफ r और शो कर दिया है कि x बिलोंग्स टू आई डैश। तो r का कोई भी एलिमेंट x लेते हैं, इट बिलोंग्स टू आई डैश। r का हर एलिमेंट आई डैश में प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं r इज अ सबसेट ऑफ आई डैश और इस कंडीशन को हम कह देते हैं 1। अब हमें एक्चुअली दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो R इज अ सबसेट ऑफ आई डैश तो आ गया, आई डैश सबसेट ऑफ R और हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा ये हम देखते हैं। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, आई डैश इज एन आइडियल ऑफ R। तो आइडियल की पहली रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि आई डैश अगर आइडियल ऑफ R है इट शुड बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। इसलिए अगर ये आइडियल है वी विल ऑलवेज हैव आई डैश इज अ सबसेट ऑफ R। ये आपके कंडीशन आ गई 2। तो 1 से हमें मिल रहा था R इज अ सबसेट ऑफ आई डैश, 2 में हमें मिल गया आई डैश इज अ सबसेट ऑफ R। अब दोनों रिजल्ट्स को आप कंबाइन कर दें तो आपके पास आ जाएगा आई डैश इज इक्वल टू R और ये आपके मैक्सिमल आइडियल की कंडीशन आ गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि I इज अ मैक्सिमल आइडियल एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अब अगली थ्योरम देखते हैं। इसमें I दे रखी है आइडियल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो R हमें दे रखी है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। हमें प्रूव करना है कि R बाय I इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ I इज प्राइम। अब यहाँ भी देखिए इफ एंड ओनली इफ आ रहा है तो टू वे इम्प्लीकेशन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर R बाय I इंटीग्रल डोमेन है तो I प्राइम आइडियल होनी चाहिए और कन्वर्स में अगर I प्राइम आइडियल है तो R बाय I इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए। तो हम बारी बारी से दोनों पार्ट्स का प्रूफ करेंगे। अब यहाँ हमें दे रखा है थ्योरम में कि R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो हम जानते हैं कि अगर R कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो तो कोशेंट रिंग R बाय I भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होती है। थ्योरम के फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए हमने मान लिया है कि सपोज I प्राइम आइडियल है। अब इसको प्राइम मानते हुए हम प्रूव करेंगे कि R बाय I इंटीग्रल डोमेन है। R बाय I को इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। इंटीग्रल डोमेन के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, विथ यूनिटी होना चाहिए एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स होना चाहिए। तो कम्यूटेटिव एंड विथ यूनिटी तो ये ऑलरेडी है, यहाँ हम देख चुके हैं क्योंकि R कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी थी। R बाय I इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट बच रही है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि R बाय I इज विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, इसमें शून्य भाजक नहीं है। अब विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स प्रूव करने के लिए आपको बताना क्या पड़ेगा कि अगर R बाय I के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो या तो पहला एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए या दूसरा एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमने R बाय I के दो एलिमेंट्स ले लिए, ये कोसेट्स होंगे
पहला एलिमेंट i प्लस ए, दूसरा एलिमेंट i प्लस बी, और इस प्रोडक्ट को हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना, ये सिंपल 0 नहीं आएगा, दिस विल बी द 0 ऑफ r बाय i विच इज इक्वल टू i। तो दिस इज 0 ऑफ r बाय i। तो r बाय i के दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमने ले लिया 0। अब लेफ्ट हैंड साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कोसेट्स, तो इसको हम i प्लस ए बी लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड i। अब इसमें कोसेट्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हम पिछली थ्योरम्स में भी यूज़ कर रहे थे कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है इफ़ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू i। तो यहाँ i प्लस ए बी इज इक्वल टू आई है, दिस विल बी ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू i। तो ये आपके पास आ गया ए बी बिलोंग्स टू i। अब i हमने मान रखा है कि i इज़ अ प्राइम आइडियल, तो अब प्राइम आइडियल की कंडीशन लगाइए कि अगर ए बी i में है तो आइदर a बिलोंग्स टू i और b बिलोंग्स टू i। वंस अगेन आप कोसेट की वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है इफ़ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू i। तो टू वे इम्प्लीकेशन होता है उसमें, यहाँ a बिलोंग्स टू i है इसलिए आपके पास आ जाएगा i प्लस ए इज इक्वल टू आई, और b बिलोंग्स टू i अगर हुआ तो अपने पास आ जाएगा i प्लस बी इज इक्वल टू आई। अब ये i जो है दिस इज द 0 ऑफ r बाय i, तो आइदर आपके पास आ गया i प्लस ए इज इक्वल टू 0 और i प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने देखा कि दो एलिमेंट्स r बाय i के लें, इनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो प्रोडक्ट 0 तभी हो रहा है या तो पहला एलिमेंट 0 हो या दूसरा एलिमेंट 0 हो। दिस मीन्स r बाय i इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, और जैसे ये विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स हुई तो ये कम्यूटेटिव एंड विथ यूनिटी तो ऑलरेडी थी, ये विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स और हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि r बाय i इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये एक पार्ट आपकी थ्योरम का प्रूव हो गया कि अगर i प्राइम है देन r बाय i इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। थ्योरम के कन्वर्स पार्ट के लिए हमने सपोज कर लिया है कि मान लीजिए r बाय i इंटीग्रल डोमेन है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये इंटीग्रल डोमेन है देन i मस्ट बी अ प्राइम आइडियल। अब i को प्राइम आइडियल प्रूव करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि अगर a b i में है तो या तो a i में होना चाहिए या b शुड बिलोंग टू i। तो ये हमने ले लिया सपोज a b बिलोंग्स टू i। अब a b बिलोंग्स टू i लिया है, हम कोसेट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हम पहले भी कई बार यूज़ कर चुके हैं। ये i प्लस ए इज इक्वल टू आई होता है इफ़ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू i। तो अगर कोई एलिमेंट i में है i प्लस ए शुड बी इक्वल टू i। यहाँ पर ए बी i में है इसलिए i प्लस ए बी शुड बी इक्वल टू i। अब लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस ए बी को हमने प्रोडक्ट ऑफ टू कोसेट्स के फॉर्म में लिख दिया है, i प्लस ए बी इज i प्लस ए इंटू i प्लस बी, एंड राइट हैंड साइड इज i विच इज द 0 एलिमेंट ऑफ r बाय i। अब देखिए हमने सपोज कर रखा है कि r बाय i इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन होती है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो इंटीग्रल डोमेन के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 आ रहा है तो या तो पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए या दूसरा एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो आपके पास कंडीशन आएगी आइदर i प्लस ए इज इक्वल टू 0, 0 here means 0 of r by i which is i, or second element i plus b should be equal to 0, and this is because r by i being an integral domain is without zero divisors। once again आप कोसेट्स की यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए, i plus a is equal to i होता है if and only if a belongs to i। तो यहाँ i plus a is equal to i है तो a will belong to i, एंड अगर i प्लस बी इज इक्वल टू आई है तो b विल बिलोंग टू i। तो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई कि अगर a b i में है या तो a i में है या b i में है।
दिस इज द कंडीशन फॉर प्राइम आइडियल। तो अब हम कह सकते हैं कि I इज प्राइम। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि अगर R बाई आई इंटीग्रल डोमेन है देन I इज प्राइम। अब ये जो हमने थ्योरम की है दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ मैक्सिमल आइडियल, ये बेसिकली प्राइम आइडियल से रिलेटेड थी। जब हमने प्राइम आइडियल डिस्कस की थी तब इस थ्योरम को इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस पॉइंट पे हमने ये कोशेंट रिंग R बाई आई को डिफाइन नहीं कर रखा था। तो यहाँ पर हमने ये प्राइम आइडियल से रिलेटेड थ्योरम पहले की है। अब एक्चुअली इस थ्योरम को यूज़ करके हमारी जो अगली मैक्सिमल आइडियल से रिलेटेड थ्योरम है वो प्रूव होगी। तो अब हम अपनी मैक्सिमल आइडियल वाली थ्योरम पे आते हैं। अगली थ्योरम है एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज अ प्राइम आइडियल। तो यहाँ पर रिंग दे रखी है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, क्रम विनिमेय तत्समकी वलय आपको दिया है। आपको प्रूव करना है इसकी प्रत्येक उच्चिष्ट गुणजावली अभाज्य होती है, मीन्स इट इज अ प्राइम आइडियल। तो प्रूफ देखिए, आई हमने ले ली मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब हम पिछली थ्योरम को यूज करेंगे कि आई अगर मैक्सिमल है देन R बाय आई मस्ट बी अ फील्ड। सो प्रीवियस थ्योरम को यूज करके R बाय आई विल बी अ फील्ड। अब हम ये भी जानते हैं कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो अगर R बाय आई फील्ड है इट विल डेफिनेटली बी एन इंटीग्रल डोमेन। तो R बाय आई हो गई आपकी इंटीग्रल डोमेन। अब आप प्रीवियस थ्योरम जो अभी हमने जस्ट की है उसको आप यूज़ कर लीजिए कि R बाय आई इंटीग्रल डोमेन होती है इफ़ एंड ओनली इफ I इज़ प्राइम। तो R बाय आई जैसे ही इंटीग्रल डोमेन हुई हम कह सकते हैं I इज़ अ प्राइम आइडियल, और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि I इज़ प्राइम। एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ which is related to maximal ideal. This completes our discussion on maximal ideals. ये आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेकंड यूनिट के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।